हेलो एवरीवन। ये हमारा जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम जो साइलेंट फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे अलग है। हमने हर जगह से बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, चाहे डीपीएसपीज हैं, हमने कहीं ना कहीं से उनको क्या किया गया है, बोरो किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे अलग है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट भी हो चुके हैं अभी तक, जैसे 7th अमेंडमेंट हुआ, 42 हुआ, 44 हुआ, 73 हुआ, 74 हुआ, 97 हो गया। लेकिन जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में हो गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारे चेंजेज हुए थे इसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है पार्लियामेंट की, जो अंडर आर्टिकल 368 उसको मिलती है, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकती। मतलब जो पार्लियामेंट है अंडर द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब साइलेंट फीचर के बारे में देखते हैं। पहला आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है, मतलब सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लंबा है। देखो, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वही सुप्रीम होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगा पार्लियामेंट। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सेकंड होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम होता है, और पार्लियामेंट के बाद में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी प्रेजेंटली कितने हैं, ये 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, और कुछ समथिंग 48 आर्टिकल्स हैं। तो अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम बोलते हैं। अब देखो, ये इतना बड़ा क्यों बना, इसके पीछे रीजन क्या था। तो इसके पीछे मेनली 4 फैक्टर हैं जो काम करते हैं इसके पीछे, तो वो हमको बताना चाहूँगा। पहला था जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर मतलब आपको पता है कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी हमारे पास, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वास्टनेस है कंट्री की, तो वो मैटर करती है। तो उसकी उसकी वजह से जोग्राफिकल फैक्टर एक फैक्टर तो ये होगा। सेकंड आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसकी वजह से वो खुद बहुत इतना बल्कि था, और उसी से हमने हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हो गया। थर्ड फैक्टर आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सेंटर और स्टेट के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्सेप्ट नहीं है अभी। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी यही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सेंटर का, और वही कॉन्स्टिट्यूशन किस पे अप्लाई हो गया, स्टेट पे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, उससे बल्कि हो गया। डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं उनका भी डोमिनेंस रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मतलब जो लॉयर्स थे उन्होंने वहाँ पे काम किया था, तो उनकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, अपने अपने इनपुट दिए थे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मेनली लॉयर्स ने मिलकर बनाया था, तो इस वजह से उनका डोमिनेंस था, उस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बल्कि हो गया। तो ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे कंसिडर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि होने में, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो, सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सों से ड्रॉ किया गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी जगहों से उठाया है। ये हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने प्राउडली बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने रैंसैकिंग किया है ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब सबसे कुछ ना कुछ इनपुट लिया है हमने। यूएस से कुछ लिया है, यूके से कुछ लिया है, फ्रांस से कुछ लिया है, साउथ अफ्रीका से कुछ लिया है, तो सबसे हमने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो और फंडामेंटल, जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सब हमने कहीं ना कहीं से वो लिए हुए हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये लिए हमने एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से लिए हैं। और जैसे पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट, और जो रिलेशनशिप है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ये लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और भी बहुत सारे प्रोविज़न है जो हमने लिए हैं, जैसे कोई कनाडा से लिया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कोई जर्मनी से लिया है, कोई यूएसएसआर से लिया है, कोई फ्रांस से लिया है, कोई साउथ अफ्रीका से लिया है। तो हमने हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से क्या की है, बोरो की है।
और हमने कुछ चीज़ हमने बोरो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, जो मोर देन हाफ ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जितना टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 50% से ज़्यादा हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ये इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एक्ट को बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को बोलते हैं। ठीक है, तो 2 फीचर हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। तीसरा फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो ब्लेंड का मतलब क्या होता है आपको पता होता है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सर, मतलब 2 चीज़ों को मिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं ब्लेंड। तो ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ब्लेंड है। देखो अब 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि जिसको हम बहुत आराम से अमेंड नहीं कर सकते, जिसको अमेंड करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है जिसको अमेंड करने के लिए, उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मतलब बहुत ईजिली आप अमेंड नहीं कर सकते, उसको अमेंड करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है उसको अमेंड करने के लिए। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अमेंड आप कर सकते हो आराम से। जैसे ऑर्डिनरी लॉ को हम अमेंड करते हैं, वैसे हम जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं। अब ऑर्डिनरी लॉ कैसे अमेंड करते हैं ये आपको बता देता हूँ मैं। ऑर्डिनरी लॉ का कैसे होता है, जैसे पहले क्या होता है, अपने पास बिल होता है, बिल हो गया, बिल जाएगा एक कोई सी हाउस में जाएगा, या तो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। जैसे लोकसभा में गया, सपोज करो लोकसभा में बिल चला गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, तो लोकसभा किस में जाएगी, राज्यसभा में भेज देगी। राज्यसभा ने उसको पास कर दिया तो फिर बिल कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर उसको साइन कर दिया तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। बिल एक्ट बन गया तो वो ऑर्डिनरी लॉ बस हो गया, अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बस इतना सा होता है। लेकिन अभी जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 368, उसमें 2 तरीके बताए गए हैं कि अमेंडमेंट के लिए। देखो एक तो अमेंडमेंट होता है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हो सकता है, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, और उसमें जो मोर देन 50% होगा उसके बेसिस पे अमेंडमेंट आप कर सकते हो। सेकंड क्या होता है कि जैसे कोई स्टेट का इश्यू है, तो उस केस में आपको स्टेट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, आपको 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग तो आपको कराना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें हाफ ऑफ द स्टेट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट भी उस चीज़ के लिए एग्री होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, अमेंड हो पाएगा। तो ये हो गया अपने पास। अब आता है चौथा हमारा फीचर आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब ये होता है कि देखो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, मतलब इसमें क्या है, 2 गवर्नमेंट है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ द पावर्स है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको पता ही है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ये भी आपको पता है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है हमारा और फ्लेक्सिबल है, दोनों क्या है, ब्लेंड है, ये आपको पता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी पे किसी का वो नहीं है, जुडिशरी हमारी क्या इंडिपेंडेंट है। एंड बाईकैमरलिज्म, जिसमें क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूनिटरी फीचर भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, चाहे वो सेंटर के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ही है। जो सेंटर में चलेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या चलेगा, स्टेट में चलेगा। सिंगल सिटीजनशिप भी सिंगल ही है। मतलब अगर किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो ऑटोमेटिक उसके पास क्या हो जाएगी, उस जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसकी सिटीजनशिप हो जाएगी, तो मतलब सिंगल सिटीजनशिप हो गई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब क्या है इसमें, ये यूनिटरी फीचर हैं। तो हमारा क्या हो गया, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि जो फेडरेशन है ये पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, इस वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया है। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फिर बोलते हैं फेडरल फीचर हैं, कुछ हमारे पास क्या यूनिटरी फीचर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। अब बात करते हैं जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगला फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडोप्ट किया है, न कि हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट सिस्टम। आपको पता है कि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल चलता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडोप्ट किया है, अमेरिकन को नहीं किया हमने।
इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें कॉपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द पावर होते हैं किसके बीच में, दोनों ऑर्गन्स के बीच में से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द पावर्स होती है। तो ये दोनों बीच में क्या होगा, बेसिक डिफरेंस हो गया। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। और जो फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, उसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, पीएम होगा, नॉमिनल कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। मेजोरिटी पार्टी रूल मतलब इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसी का क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की, मतलब दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिवली। एग्जीक्यूटिव की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और लेजिस्लेचर की भी होगी। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो भी लेजिस्लेचर जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी मेंबरशिप होगी, एक उनका टाइम पीरियड होगा। लीडरशिप किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी या फिर चीफ मिनिस्टर की होगी। चीफ मिनिस्टर किस में होगा, स्टेट में होगा। प्राइम मिनिस्टर किस में होगा, सेंटर में होगा। एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा को हम डिजोल्व भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अगला, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ है, एक हमारे पास होता है सुप्रीम कोर्ट एससी, एक होता है हमारे पास पार्लियामेंट। देखो कोई भी चीज़ अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए हम बोलते हैं गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि एक क्या गार्डियन है, उसको क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे देख, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अपना अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ होता है, मतलब जो लॉ बना हुआ है उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, मतलब जो लॉ बना हुआ है उसको भी इंटरप्रेट करके आप और कोई लॉ बना सकते हो। तो इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो किया जाता है अमेरिकन में, तो जबकि इंडिया में क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ कि जो फ्रेमर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने प्रेफर किया प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल सुप्रीमेसी। अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, तो वो हमने वहाँ से उठा लिया। ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, तो ब्रिटिश हमने कर लिया, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी ले लिया, और दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेशन हो गया, तो हमने उस दोनों को बना लिया, बस ब्लेंड बना लिया दोनों का। ये सिंपल सी चीज़ है। एक 7 आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें क्या आएगा, देखो जो हमारा जुडिशरी है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के प्रेशर में नहीं होता, वो अपना काम खुद करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है हमारे देश में, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे क्या होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स के नीचे क्या होंगे, लोकल कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। तो सब अपना अपना काम करेंगे, और जो भी सेंटर में जो लॉ बना हुआ है, स्टेट में लॉ बना हुआ है, उसको फॉलो कराने का काम करेंगे सब अपना अपना। लेकिन जैसे सुप्रीम, जैसे यूएसए में क्या होता है, एक तो क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, फेडरल लॉ होता है, जो क्या होता है, फेडरल जुडिशरी को फॉलो कराएगा। जबकि स्टेट लॉ होते हैं उनको कौन इन्फोर्स कराएगा, स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स कराएगा। तो हमारे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तो क्या होता है हमारा, फेडरल कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। मतलब ये अगर आपको अपील करना है तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा हो गया हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इसको बोलते हैं गारंटर बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन का गारंटर बोलते हैं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मतलब जो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो आप नहीं यूज़ कर पा रहे या फिर आपको नहीं मिल रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो आपको क्या करेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, गारंटी दिलाएगा, आपको फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगला 8 पॉइंट, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29-30 है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 है। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनको हम बाद में देखेंगे। ये भी क्या हो गया, साइलेंट फीचर हो गया किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। DPSPs, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, क्या नोवल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नोवल फीचर है और ये पार्ट 4 में है। इसमें इनमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है उसके भी क्या है, जब वो स्टेट लॉ बनाएगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को कंसिडर करेगा, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको कंसिडर करेगा लॉ बनाने से पहले। तो स्टेट की क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी के। और ये क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, मतलब इनको हम जस्टिस नहीं कर सकते और ये किसी भी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकते फॉर देयर वायलेशन। अगर DPSP वायलेट हो रहे हैं तो आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के थ्रू। जैसे मिनेरो जो मिल्स केस था 1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फाउंडेड है किस पे, बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट दोनों के बैलेंस के ऊपर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। ये मिनेरो मिल्स केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। अगर हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ हमारी ड्यूटीज भी बनती है हमारी कंट्रीज़ के लिए, तो वो भी हमारे आर्टिकल 51 में लिखा गया है, पार्ट 4A में। तो हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या क्या ड्यूटीज हैं हमारी। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। सेकुलर स्टेट, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, देखो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो अबव 18 ईयर है, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, वो वोट कर सकता है। और जो पहले क्या था 21 साल थी, लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988, तो उसमें क्या किया था कि जो 21 साल की जो वोटिंग एज थी उसको घटा के 18 साल कर दिया। अभी 18 साल का कोई भी पर्सन वोट कर सकता है, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ। मतलब कास्ट से कोई मतलब नहीं है उसके रेस से कोई मतलब नहीं है, उसका रिलीजन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सेक्स से कोई मतलब नहीं है, लिटरेसी से कोई मतलब नहीं है, वो वोट कर सकता है। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एज थी पहले 21 थी, अभी 18 ईयर्स हो गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा लाया गया था, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये पता आपको होना चाहिए। ठीक है। अब देख सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, देखो जैसे USA है, USA में क्या होता है कि आपको, जैसे आपने USA की सिटीजनशिप आपके पास है, तो USA की तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ में आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो दो सिटीजनशिप होती है, वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर आपके पास जैसे इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पास क्या हो जाएगी, उनकी सिटीजनशिप आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। तो ये भी क्या है, हमारा साइलेंट फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो हो गया हमारे पास, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जो भी इलेक्शन है वो कंडक्ट कराएगा फेयरली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज आ गई। एक आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, उनको क्या करेगा, ऑडिट करने का काम करता है, उनको चेक करता है कि प्रॉपर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ उसमें। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं इसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो पब्लिक का पर्स है उसका गार्डियन भी बोलते हैं इसको, CAG को, कैग को। एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोग आप इसका एग्ज़ाम लिखने वाले हो UPSC, इसमें क्या होता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, IAS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये UPSC क्या होगा, इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया। एक आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, स्टेट एग्जाम कराता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे राजस्थान का क्या होगा, RPSC हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या आ गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ गया। ये भी क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब तो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये भी अपने क्या है, साइलेंट फीचर में आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। नेशनल इमरजेंसी ये किसके बेसिस पे लगती है, ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, इसके बेसिस पे क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। स्टेट इमरजेंसी किस बेसिस पे लगती है, जिसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल चालू हो जाता है। ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर रहा तो उसके बेसिस पे क्या लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है। और उस स्टेट में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा।
थोड़ा सा फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थ्रेट होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो इंडिया में अब तक कभी नहीं लगी है। और जब इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका रोल ख़त्म हो जाता है, सारा पूरा का पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। मतलब जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है, ड्यूल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके से स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहता, तो मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा वो किस में हो गया, यूनिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए 3 टियर गवर्नमेंट है, ये एक और फीचर है हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन का। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि देख 2 गवर्नमेंट तो हमने देख ही चुके हैं। एक तो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है। एक और गवर्नमेंट होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत लेवल पे होती है, ये ऐड की गई थी 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये ध्यान रखना कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, 73 एंड 74 में, 1992 में, जिसमें क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गई। जैसे म्यूनसिपलिटीज हो गया, पंचायत हो गए, ये सब किस में इंक्लूड हो गए, ये किस में आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट में आ गया। तो हमारा 3 टियर गवर्नमेंट हो गया। देखो ये सब कुछ हुआ। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जैसे आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं और बहुत सारे क्या है, शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे क्या है, चैप्टर्स हैं। देखो पार्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी है, तो इसके अंदर क्या आ गए, आर्टिकल्स आ गए, 1 से 4 आर्टिकल के आगे पार्ट 1 के अंदर आ जाएंगे। यूनियन एंड टेरिटरी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे पार्ट 1 के बारे में अगर और भी कोई चीज़ हमको डालनी है तो एक शेड्यूल बना के डाल देंगे। तो शेड्यूल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पार्ट और शेड्यूल में। पार्ट तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेके एक पार्ट बन गया, अगर उसमें कुछ एडिशनल डिटेल डालें तो उसके लिए हम उसका शेड्यूल बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा उसका। अब चैप्टर क्या होता है, देखो चैप्टर जैसे ये है पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि बहुत बड़ा है ये पार्ट, तो इसमें चैप्टर बना दिया अलग अलग। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव में भी पार्ट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव के 52 से 78 क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हो गए। फिर पार्लियामेंट आ गया, 79 से 122 तक क्या आ गया, पार्लियामेंट आ गया। तो ये चैप्टर बन गए, बहुत सारे चैप्टर बन गए। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया, पार्ट्स, शेड्यूल, चैप्टर्स, आर्टिकल्स। ठीक है। तो ये था आपके साइलेंट फीचर का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।